Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net HRM क्लासेस। ये हमारा PYQ सीरीज चल रहा है जिसमें हम दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी इसका करा रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फॉर माय फर्स्ट टाइम व्यूअर्स। So without wasting time, let's come on the questions. So the first question is uh, about the rules of trade union according to Trade Union Act. Matter कौन कौन सा matter involve है? तो the whole object for which the trade union has been established बिल्कुल सही, A is the correct. The political party to which the trade union affiliated, नहीं, ये इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है. And सेकेंड, द होल ऑफ द पर्पस फॉर विच जनरल फंड्स की बात हुई है, ये सी. द मैनर इन विच मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिस बेयरर्स यूज होंगे, इलेक्ट होंगे, ये भी सही है. मैनर इन विच रूल्स शैल बी अमेंडेड, ये भी सही है. सो ये रूल्स जो है आपका अंडर सेक्शन 6 के अंदर रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन दिया हुआ है. ये सेक्शन 6 के अंदर रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन दिया हुआ है. तो सेक्शन 6 बेसिकली क्या फोकस कर रहा है? इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन को. ठीक है. सेक्शन 6 जो है ट्रेड यूनियन एक्ट का, वो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन को फोकस कर रहा है. तो ऐसा जो भी है, सो ACDE इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के बारे में दिया हुआ है. अर्लीस्ट टू लेटेस्ट आपको अरेंज करना है. फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये आपका 1977 का है. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आपका अराउंड 1999 का है. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ये 1980s का है. जवाहर रोजगार योजना, ये 1989 का है. एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपका 1983 का है. सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करेंगे तो ACEDB इज द करेक्ट आंसर. सबसे पहले फूड का आएगा, फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आ जाएगा. उसके बाद आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी आएगा और लास्टली जवाहर रोजगार योजना और फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. ग्राम समृद्धि योजना इन सब में सबसे लेटेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क. मैंने लास्ट में भी बताया था कि मैंने अपना निमोनिक्स रखा था कि लेक को पार करने के लिए किसी स्ट्रैटेजी का ज़रूरत होती है. तो उल्रिच एंड लेक इज द करेक्ट आंसर हियर. उसी तरह ह्यूमन कैपिटल अप्रेजल अप्रोच अगर आया, अप्रेजल अप्रोच आया तो ये आपका PV राव उदय पारेख, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में भी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. और सॉरी, 1 सेकेंड. ह्यूमन कैपिटल अप्रेजल अप्रोच, which 1 second, there is small confusion here. I think human capital appraisal approach is of Eric Flamholtz. Yes, and integrated HRD system approach is of TV Rao and Uday Parekh. सो अगर हम इसको समझना चाहें, ये स्ट्रैटेजिक HR फ्रेमवर्क क्या है, तो इसमें कुछ की एलिमेंट्स की बात किया गया था, उल्रिच लेक ने किया था. बिजनेस स्ट्रैटेजी,
जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, ग्रोथ, इनोवेशंस, ये सब कॉस्ट रिडक्शंस, ये सब उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, किस पे वो फोकस करना चाह रहा है। एचआर प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब को लेके। ये सेकंड थर्ड है एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज, मे बी ये कंपोनेंट्स भी पूछा जाए कर सकता है एग्जाम में। सीज organizational capability, and last one is competitive advantage. सो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है एचआर सिर्फ रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग करके ही उसका काम नहीं खत्म होता है। एचआर को ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ ये सारे कंपोनेंट्स को अलाइन करना होता है ताकि उसको कम्पिटिटिव एडवांटेज वो मिल सके। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ROI, HR value addition is determined, HR expense factor हो जाएगा आपका। बेसिकली ROI क्या होता है, एक मैं बता देती हूँ। ये मेजर करता है रिटर्न जो जनरेट होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। तो वैसे ही रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये तो सब जान रहे हैं। तो रिटर्न जो जनरेट हो रहा है एचआर से, एचआर पे इन्वेस्ट करके फ्रॉम एचआर, वो हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब वो हो जाएगा। एचआर एक्सपेंस फैक्टर हो जाएगा, एक्सपेंसेस बाय जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, एचआर पे जो एक्सपेंस हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इफेक्टिवनेस ऑफ ईच एम्प्लॉय, मतलब मेजर करता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और यूजफुलनेस के कितना इफेक्ट है। हायरिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट, एजेंसीज को फीस देना, इंटरव्यूज कंडक्ट कराना, ऑनबोर्डिंग में कितना खर्चा हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका हायरिंग कॉस्ट। ये सारे पॉइंट्स को मैंने समझा दिया है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा मैच आंसर यहाँ पे मेंशन है इसके लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसको इसके प्रोविजन को अरेंज करना है हमें अर्लियर टू लेटर, मतलब इसके सेक्शंस याद करना है। इस बार मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें ये एक्ट पूरी तरह पढ़ना पड़ेगा फॉर एन एग्जाम। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क बाय वर्कमैन बाय वुमेन जो प्रोहिबिटेड कर रहा है सर्टेन पीरियड के लिए, ये आपका सेक्शन 4 के अंदर आता है। इंस्पेक्टर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, ये सेक्शन 16 है इसका। डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये सेक्शन 12 है। क्रैच फैसिलिटी आपका सेक्शन 11A है। एंड लीव फॉर मिसकैरेज जो है ये सेक्शन 9 है। दैट्स इट, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट के अंदर पासबुक में क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है, ये बात आपको किस सेक्शन में कहा गया है ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 12 के अंदर पासबुक की बात हुई है, तो वो याद रखेंगे। इसमें नेम प्लेस होता है, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, प्रपोज रेट्स होता है, डिडक्शन मेड होता है, जो डिडक्शन मेडिकल एक्सपेंसेस इसके अंदर नहीं आते हैं। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंसर्न अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में कौन करता है, तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर, याद रखना। रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जहाँ भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई डेफिनेशंस आ रहे हैं या कुछ, तो वहाँ पे रॉयल कमीशन ऑन लेबर होगा। फर्स्ट एनसीएल आपका 1969 का, ये जो फर्स्ट एनसीएल था 1969 में था। ये रिकमेंडेशन दिया था किस चीज़ पे, लेबर रिफॉर्म्स पे। मैं इस सबका थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। रिकमेंडेशन ऑन
लेबर रिफॉर्म्स। और आपका रेज कमेटी आपके वेजेस और लेबर इश्यूज पे डील करता है, वेजेस एंड लेबर इश्यूज पे डील करता है। सेकेंड एनसीएल आपका लॉ को रीस्ट्रक्चरिंग रिकमेंडेशन, लेबर लॉस, restructuring and recommendations। ये 2002 का है। Let's move to the next question। वेज रेट में भी फिक्स डायरेक्टली, कौन फिक्स करता है वेज रेट? इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप एलटीए याद कर लो। एलटीए यानी लेजिस्लेशन ट्रिब्यूनल, जिसमें एडजुडिकेशन हो जाएगा ट्रिब्यूनल में ही, एडजुडिकेशन, और ये हो जाएगा आर्बिट्रेशन। ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जनरली इंटरप्रेट और रिव्यू करता है लीगल मैटर को। वो कोई एज अ वो कोई ऐसा वेज फिक्सिंग अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। सो ACD इज द करेक्ट आंसर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसमें जहाँ पे लेबर फोर्स आपका LF मतलब लेबर फोर्स दिया है, ई एम्प्लॉयमेंट, यू अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है, तो अनएम्प्लॉयड जो भी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उसको लेबर फोर्स से डिवाइड करोगे, है ना, तो अगर U/LF इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल जाएगा। डिमांड फॉर लेबर ऑफ अ फर्म मतलब डिराइव डिमांड कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, लेबर कोई भी फर्म अपने लिए नहीं डिमांड करता है, फर्म वर्कर्स हायर करते हैं ताकि वो वर्कर्स हेल्प कर सकें गुड्स प्रोड्यूस करने में, जो कंज्यूमर जिसको चाहिए। इसलिए डिमांड जो होती है लेबर की वो डिराइव होता है किससे, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस से, इसलिए इसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। जैसी डिमांड प्रोडक्ट और सर्विस की रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही लेबर की डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर डिमांड हो रहा है, स्मार्टफोन इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी ज़्यादा वर्कर्स हायर करेगी उसके अकॉर्डिंग, इसलिए उसको डिराइव डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान हो गया जो प्लान आप रिपीटेडली यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पॉलिसीज बार बार चेंज नहीं होती, प्रोसीड्योर्स बार बार चेंज नहीं होते, रूल्स नहीं चेंज होते, हाँ प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, कुछ दिन पे प्रोग्राम चेंज हो सकता है, तो वो सिंगल यूज प्रोग्राम हो जाएंगे। जो चेंज होता है उसको सिंगल यूज प्रोग्राम कहते हैं। जो एक बार के लिए बना हो, उसके बाद वो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बना हो, तो वो सिंगल यूज प्रोग्राम। ठीक है। अगर स्टैंडिंग प्लान याद रखना है तो PPR, पॉलिसी प्रोसीड्योर रूल्स, इसको याद कर रख लो। बाकी प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स ये सारे सिंगल यूज प्रोग्राम्स है, प्लान्स है। ठीक है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन, ये मैच द फॉलोइंग फैक्ट्रीज एक्ट का है। ओके, सर्टिफाइंग सर्जन बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो सेक्शन 10, इसका सेक्शन 10 हो जाएगा। मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया। सेफ गार्डिंग हेल्थ ऑफ यंग पर्सन आपका सेक्शन 69, डेंजरस ऑपरेशन इन फैक्ट्रीज 87, ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजर का ऑब्लिगेशन है। ठीक है।
होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स डिजीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, ये 89 हो जाएगा। सो ऐसे याद कर लो, 10 पे सर्जन, सर्जन 69 यंग पर्सन, 87 आपका डेंजरस ऑपरेशन। ये सब आप बार बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं होता है। जितने टाइम्स रिवाइज करोगे ये याद हो जाएगा। और ये इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं नेट एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर इज इलास्टिक, बिल्कुल। इनफ्लेक्सिबल तो नहीं है, लेबर वेलफेयर फ्लेक्सिबल चीज़ है, डिफर होता है टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग, तभी ये फ्लेक्सिबल है। और रिमेन्स आइडेंटिकल, सब रीजन में एक जैसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो ACE इज द करेक्ट आंसर हियर। बेसिकली ये डायनामिक है, डायनामिक और इलास्टिक है। ठीक है, ये इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, रीजनल डिफरेंसेस सबको देखता है, उसके अकॉर्डिंग ही लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स बनते हैं। CK प्रहलाद के अकॉर्डिंग, CK प्रहलाद के अकॉर्डिंग कौन कौन सा फंक्शन था? रिएक्टिव फंक्शन था, इंडिपेंडेंट HRD फंक्शन है, सपोर्टिव HRD सिस्टम्स HRD फंक्शन है, इंटीग्रेटिव है। तो ये चारों फंक्शन CK प्रहलाद ने दिया है HRM HRD ग्रोथ के लिए। एलिया, इसमें रिएक्टिव फंक्शन में क्या होगा, HR जो है वो रिएक्ट करता है प्रॉब्लम्स जो भी आता है सामने उसको, और फिर सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। सपोर्टिव जहाँ है तो सपोर्ट, रिएक्टिव उस सिचुएशन से रिएक्ट करता है HR। HRD हो गया आपका इमर्जेस डिस्टिंक्टिव फंक्शंस फॉलो करता है। इंटीग्रेटिव मतलब वो इंटीग्रेट करता है बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर याद करना है, अगर CK प्रहलाद का ये तो ऐसे याद कर लो, RSII, रिएक्टिव, सपोर्टिव, इंटीग्रेटिव और इंडिपेंडेंट। RSII CK प्रहलाद, ये 4 स्टेज हैं 4D ग्रोथ मॉडल के CK प्रहलाद के। डार्क ट्रायड्स की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें मैकियावेलिनिज्म हो गया, इसका मतलब होता है जो डार्क ट्रायड मतलब तीन तीन चीज से ये, एक सेकेंड, डार्क ट्रायड आपका 3 हिस्से होता है, एक हो जाएगा मैकियावेलिज्म, एक हो जाएगा नार्सिसम, एक होता है साइकोपैथी। इस 3 चीज से डील करता है। तो मैकियावेलिनिज्म होता है जो मैनिपुलेटिव हो जाएगा, स्ट्रैटेजिक, सेल्फ इंटरेस्टेड, मैनिपुलेटिव, स्ट्रैटेजिक, सेल्फ इंटरेस्ट। नार्सिसम हो जाएगा जिसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव सेल्फ लव, या फिर ग्रैंडियोसिटी, एडमायर, वो उसको बहुत ज्यादा एडमायरेशन चाहिए होता है, नीड होती है उसको एडमायरेशन की, नीड ऑफ एडमायरेशन। साइकोपैथी जो लैक ऑफ एम्पैथी हुआ, जिसके में कोई एम्पैथी नहीं है किसी के लिए भी, लैक ऑफ एम्पैथी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है EPF एक्ट से रिलेटेड, इसको सीक्वेंस अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो आया था वो आपका एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड आया। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, 1952 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब एम्प्लॉय का आ गया था, उसके बाद फैमिली का आना था।
तो उसके बाद 1971 में फैमिली का आया। उसके बाद आपका डिपॉजिट लिंक्ड आया 1976 में। ये भी क्वेश्चन एनटीए का फेवरेट है, ये बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है आपका आ गया लास्ट में 1995 में। ये किसको रिप्लेस करके आया? फैमिली पेंशन स्कीम को। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है ये रिप्लेस किया फैमिली पेंशन स्कीम से रिप्लेस होके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्निंग जो वैरी कर रहा है इन सेम प्रपोर्शन एज आउटपुट, जितना आउटपुट उसके अकॉर्डिंग अर्निंग होना। तो ये आपका स्टैंडर्ड आवर सिस्टम हो जाएगा। और अर्निंग जो वेरी लेस, आउटपुट जो उतना नहीं हो रहा है, वो रोवन प्लान में आता है। डिफरेंट लेवल्स पे जो होता है वो इमर्सन प्लान में आता है। अर्निंग्स वेरी प्रपोर्शनेटली, जितना आउटपुट उतना ज़्यादा अर्निंग, ये हाई पीस रेट सिस्टम पे होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर में सेम होगा, सेम प्रपोर्शन स्टैंडर्ड आवर में, ऐसे याद कर लेते हैं। जहाँ सेम प्रपोर्शन होगा, सेम ऐसे स्टैंडर्ड आवर सिस्टम में। और लेस होगा अगर, तो ये रोवन प्लान में हो जाएगा। और डिफरेंट रेट्स होगा, ठीक है, डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल्स पे बेस्ड जो होगा, डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल पे डिफरेंट रेट्स जो होगा वो इमर्सन में हो जाएगा। ठीक है, और मोर जो होता है, वन सेकेंड, मोर जो होता है ये आपका हाई पीस रेट सिस्टम पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है वैलिडेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस होता है, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग टेस्ट चूज होगा। इसमें टेस्ट चूज जो होगा उसमें सेलेक्ट किया जाएगा दैट मेजर्स वो कॉम्पिटेंसीज को फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करेंगे टेस्ट को, फिर रिलेट करेंगे टेस्ट स्कोर से, और लास्टली क्रॉस वैलिडेशन होता है। ऐसे भी देखेंगे तो क्रॉस वैलिडेशन और रीवैलिडेशन ये लास्ट स्टेप होता है। सो डी, तो ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। अब सबसे पहला काम जो है वो एनालिसिस करेंगे। सो बी, डी इज द करेक्ट आंसर है। सबसे पहले एनालिसिस होगा जॉब का, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो अगर आप ऐसे देखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ JTTCV। सॉरी, माय पेन इज नॉट वर्किंग। CV, so job analysis, टेस्ट सिलेक्शन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर क्राइटेरिया कंपैरिजन, और लास्टली वैलिडेशन एंड रीवैलिडेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। J फॉर जॉब एनालिसिस, T फॉर टेस्ट सिलेक्शन, and another T is test administration, and C is criteria comparison, and last one is validation और revalidation। ये माइंस एक्ट के अकॉर्डिंग है आपका क्या क्वेश्चन, डिजीज शेल सेंड अ रिपोर्ट, रिपोर्ट सेंड करने के लिए आपको ये हो जाएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, बिल्कुल सही। और फिर डिजीज फ्रॉम विच द पेशेंट इज सफरिंग, सही है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ट्रेड यूनियन से कोई लेना देना इसमें नहीं है। नेम एंड एड्रेस ऑफ माइन, हाँ माइन से लेना देना होगा। ओके, सो A B D इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
an increased commitment to previous decision in spite of negative information. मतलब negative information है फिर भी वो काम कर रहे हैं, उसको escalation of commitment कहते हैं। escalation of commitment, यहाँ पे मैंने आंसर मार्क नहीं किया। मतलब मान लो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, वो रॉन्ग डिसीजन है, आपको फीडबैक उसका पता है कि निगेटिव होगा, फिर भी वो काम करना। और एंकरिंग बायसनेस क्या होता है? किसी इनिशियल इंफॉर्मेशन पे एंकर, याद रखो एंकर स्टार्टिंग में आता है, तो इनिशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो वो एंकरिंग बायस हो जाएगा। कंफर्मेटिव बायस हो जाएगा सपोर्ट एग्जिस्टिंग बिलीफ पे आप कोई डिसीजन ले रहे हो। रिस्क अवर्जन हो जाएगा, रिस्क अवॉइड करना, सेफर ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेना, तो उसको रिस्क अवर्जन होगा। अगर आप एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट की बात करें, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, एक कंपनी को 10 लाख का प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, उसकी रिपोर्ट्स जो है वो उतनी सक्सीड नहीं हुई, फिर भी उसने उसमें 20 लैक्स लगा दिया अनदर टाइम, तो ये एस्केलेशन हो जाएगा। इसको 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 एक चीज़ और याद रखना है, इसको हम लोग संक कॉस्ट भी कहते हैं, संक कॉस्ट। बैड न्यूज़ आई फिर भी डिसीजन पर पैसा और टाइम दोनों लगाते चले गए, तो वो संक कॉस्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पास्ट ओरिएंटेड, पास्ट के बेसिस पे अप्रेजल देना। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड हो जाएगा, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल हो जाएगा, एमबीओ तो फ्यूचर पे है बेस्ड, एमबीओ आपका फ्यूचर पे बेस्ड है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, असेसमेंट सेंटर ये कोई आपका ये भी नहीं है, ये आपका फ्यूचर पे। एमबीओ और असेसमेंट सेंटर ये दोनों फ्यूचर्स बेस्ड है, पास में फ्यूचर बेस्ड है ये दोनों, ठीक है। ए बी डी इज द करेक्ट आंसर है। Who is to be appointed if any inflammable material, inflammable material की बात करा जा रहा है कि अगर फैक्ट्री में किसी भी inflammable material को दिया जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है, तो किसके कंसल्टेशन से होगा? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव, ये तो नाम ही से पता चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से होगा, ठीक है। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, डगलास मैकग्रेगर का लिखा हुआ है 1960 में, 1960 में। बेसिकली ये इंट्रोड्यूस क्या किया था, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को इंट्रोड्यूस किया था डगलास मैकग्रेगर ने। एल्टन मायो ने हॉथर्न स्टडी, क्रिस आर्गस ने मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थ्योरी दिया, हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग, बाउंडेड रेशनैलिटी, ये सब दिया था। सेक्शन 7 किससे डील कर रहा है आपका? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर से। अगर बात करें सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, ये आपका सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट हो गया था, सेक्शन 3 में सबमिट किया गया ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। फिर कंडीशन क्या क्या उसमें आएगी, कंडीशंस के बाद सेक्शन 4 में किया गया, सर्टिफिकेशन के बाद सेक्शन 5, और लास्टली ऑपरेशन के बाद सेक्शन 7 में हुआ था, ठीक है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, तो ईपीएफ एक्ट से रिलेटेड है। कितने परसेंट एम्प्लॉय चाहिए ईपीएफ एक्ट को अप्लाई करने के लिए? सो 100 एंड मोर, 100 और मोर और इज द करेक्ट आंसर है। ईपीएफ के लिए आपका 100 प्लस एम्प्लॉयज चाहिए होगा एक्ट जहाँ अप्लाई होगा। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, please like, share, comment and subscribe my channel to give me, to motivate me
to bring such more videos, or if you have any feedback regarding the video, please comment, do the put it in the comment section. I will go through it and I will work hard on it. Thank you so much.